ये बात साल 1997 की है। गर्मियों के वो दिन चल रहे थे। घर के अंदर 6 सदस्य होते हैं। 4 सदस्य घर के अंदर सो रहे थे और 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो छत पर सो रहे थे। रात का समय था। अचानक से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। घर के अंदर एक 7 साल का बालक होता है जो अपनी आंखों से इस दृश्य को देख रहा था। कातिल लगातार गोलियां चला रहा था। 7 गोली उसकी मां को मारी जाती हैं और उसके पिता को जो गोली मारी जा रही थी तो उसकी कोई गिनती नहीं थी। गिनती वो इसलिए भूल जाता है क्योंकि कातिल जब लगातार गोलियां चला रहा था तो उसके पिता के सर के जो मांस का लोथड़ा था 7 साल के बालक के चेहरे पर जाकर गिर जाता है। हालांकि बालक वो छुपा हुआ था और कातिल की उस पर नजर नहीं पड़ती है। कातिल ने उसके छोटे भाई जिसकी उम्र लगभग 2.5 साल के आसपास होती है उसको 2 गोलियां मारी थी, लेकिन किस्मत उस बालक की अच्छी थी, वो बच जाता है और कातिल छत पर पहुंच नहीं पाता। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद उसने 2 कत्ल और किए थे, यानी कि उसके बालक के दादा का भी कत्ल कर दिया जाता है और दादा की सुरक्षा में लगा हुआ एक गार्ड होता है उसका भी कत्ल हो जाता है। और इस कहानी को 27 साल का समय बीत जाता है। 27 साल के बाद उस बालक को याद आता है कि उसके पिता, माँ और दादा की हत्या की गई थी। उसके कातिल से बदला जो लेना है। दरअसल पुलिस ने उस कातिल को बड़ी मशक्कत के बाद 3 महीने का समय लगता है उसे गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछा गया कि इसमें कई लोगों को तुमने बेकसूर जो थे उनको क्यों मारा, वो कहता है कि मैं नहीं चाहता जैसे इतिहास अपने आप को दोहरा रहा था। मैं अपने पिता के कातिल से बदला ले रहा था। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो वो बच्चे कहीं ऐसा ना हो मुझसे बदला लें, इसलिए उसने इस कहानी का हमेशा हमेशा के लिए द एंड कर दिया है। दरअसल उस लड़के ने 27 साल के बाद 1-2 नहीं 5 कत्ल किए थे और पांचों के पांचों कत्ल की गूंज पूरे भारतवर्ष में फैल जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बनारस का एक थाना लगता है भेलूपुर, और भेलूपुर थाना क्षेत्र का एक इलाका है भदैनी। ये भदैनी की सच्ची घटना है। दरअसल पावर हाउस के ठीक सामने एक बहुमंजिला इमारत है जिसमें लगभग 40 किराएदार रहते हैं और इस परिवार का एक मुखिया है जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है, जिसकी उम्र 56 साल है। उसकी पत्नी नीतू जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है। बेटा नमनेंद्र जिसकी उम्र 24 साल है। उसका एक और बेटा है सुबेंद्र जिसकी उम्र 15 साल है। बेटी है गौरांगी जिसकी उम्र 17 साल है। भतीजा है जिसका नाम विशाल कुमार गुप्ता उर्फ विक्की। एक और भतीजा है जिसका नाम प्रशांत कुमार उर्फ जुगनू। एक भतीजी है। साथ ही इस जो मुखिया है उसकी माँ जिसका नाम शारदा देवी, जो बुजुर्ग महिला है। दरअसल इस परिवार में इतने सदस्य रहते हैं, बाकी किराएदार रहते हैं। महीनों की लाखों रुपए की इनकम होती है। दरअसल जो भतीजे होते हैं, एक भतीजे का नाम विशाल और दूसरे का नाम प्रशांत होता है। उसके माता पिता पहले ही मर चुके हैं, इसलिए ताऊ ने ही इन दोनों बालकों की जिम्मेदारी संभाली हुई थी। बात कर रहा हूँ 18 मार्च साल 2022 की। ये होली का त्यौहार था। होली के त्यौहार से 2 या 3 दिन पहले की बात है। अचानक ही ताऊ को पता नहीं क्या आता है कि वो अपने बड़े वाले बेटे जिसका नाम नमनेंद्र होता है उसके साथ मिलकर बड़े वाले भतीजे जिसका नाम विशाल होता है उसको बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही मारा गया, ज़्यादा ही पीटा गया। विशाल बैठकर अपने कोने में रोने लगता है और रोते रोते उसे अपने माँ की, अपने पिता की याद आती है। वो सोचता है कि काश मेरे माता पिता जिंदा होते तो इस तरह से नहीं होता, और ये पहली बार नहीं हुआ था। उसके ताऊ का जो बड़ा बेटा है वो किसी ना किसी बात पर, किसी ना किसी बहाने से वो इनके अपने भाई बहनों के साथ लगातार मारपीट करता रहता था। और घरों में जो उसकी स्थिति थी एक नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं थी, इसलिए बद से बदतर स्थिति। हालांकि वो पढ़ाई में होशियार होता है, लेकिन उसने कसम खाई कि वो अब यहाँ नहीं रहेगा। अब यहाँ से बहुत दिन हो गए, इतनी ज़लत वो झेल नहीं पाएगा। इसलिए वो उसने अपना घर को इस होली के पर्व के बाद छोड़ने के लिए मन बना लिया और वो यहाँ से चला जाता है। जब वो जा रहा था, सफ़र कर रहा था, तब उसे याद आता है कि किस तरह से उसके पिता जिसका नाम कृष्ण गुप्ता होता है, किस तरह से उसकी माँ जिसका नाम बबीता होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। साथ ही उसके जो दादा होते हैं लक्ष्मी नारायण गुप्ता और उनका एक सुरक्षा गार्ड होता है, किस तरह से अब से 27 साल पहले उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने वाला कोई और नहीं था, ताऊ ही तो था, और ताऊ के साथ वो रह रहा है। ताऊ ही उसे अपने रहमो करम पर पला रहा है, और पला भी क्या रहा है, एक नौकरों जैसी जिंदगी दे रहा था। और वो बार बार मारते थे, पीटते थे। इसलिए वो अपनी बहन से मिलता है, हाथ जोड़ता है, कहता है कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा। अपने भाई से भी हाथ जोड़कर कहता है कि मैं वापस नहीं आऊँगा। उन दोनों से कहता है कि, और चला जाता है। साथ ही जो दादी होती है, दादी ने उसको काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जब चला जाता है तो सब लोगों से संपर्क तोड़ लेता है, बात नहीं करता।
पढ़ा लिखा था, इसलिए एक किसी नए शहर में जाता है और एक नौकरी की तलाश करना शुरू कर देता है। जो साल 2022 के बाकी बचे हुए महीने थे वो भी पूरे निकल जाते हैं, लेकिन संपर्क नहीं साधता, ना अपनी बहन से ना अपने भाई से। साथ ही साल 2023 के 12 महीने निकल जाते हैं, फिर भी अपने परिवार वालों से, जो उसके सगे थे, जिनसे खून का रिश्ता था, उनसे कोई संपर्क नहीं करता। साल 2024 भी आता है, और जब साल 2024 आता है तो ये अक्टूबर का महीना था, तब वो ज़रूर आया था अपने घर में। और इस बीच में इन 3 साल में उसकी बहन की शादी भी हो जाती है। अपनी बहन की शादी में भी वो शामिल नहीं होता, लेकिन अचानक से उसको याद आता है कि क्यों ना अब इस जो घटनाक्रम है कुछ तो किया जाए, कुछ तो इसकी प्लानिंग की जाए। क्योंकि उसके मन में जो रोज़ रोज़ मारपीट होती थी, जो उसके भाई की बेइज्जती होती थी, जो उसके माता पिता की हत्या हुई थी, जो उसके दादा की और उसके सुरक्षा गार्ड की हत्या हुई थी, वो सीन उसके दिमाग में हमेशा चलता रहता था। इसलिए मई 2024 की बात है, और उसने बिहार के मधुबनी जाता है, 1 लाख रुपए इकट्ठे करता है। वहाँ जाने के बाद किसी से संपर्क साध कर कहता है कि मुझे पिस्टल चाहिए, यानी कि उसे 2 पिस्टलों का इंतजाम कराया जाता है। साथ ही वो 40 गोलियां अपने पास रखता है, और 40 गोली लेने के बाद वहाँ से चला आता है। 18 मार्च 2022 को जो घर से अचानक से लापता हो जाता है, उसके बाद अक्टूबर 2024 को वो घर वालों से मिलता है, परिवार के सदस्यों से मिलता है, मुलाकात करता है। लेकिन इतनी लंबे गैप होने के बावजूद भी किसी ने, परिवार के सदस्यों ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम इतने दिन तक कहाँ रहे। आखिरकार वो 2-3 दिन रुकता है, रुकने के बाद फिर से गायब हो जाता है। यानी कि 3 नवंबर 2024 को वो ये कह के घर से निकलता है कि वो अहमदाबाद में अपनी नौकरी करने के लिए जा रहा है। एमसीए क्या हुआ था, पढ़ा लिखा था ठीक ठाक, इसलिए घर वालों ने कहा कि ठीक है, जाना है तो चले जाओ। वो चला जाता है, लेकिन वो रुक जाता है और वो जाता नहीं है, बल्कि बीएचयू के किसी परिसर में जाकर वो सो जाता है। उसके बाद फिर अगला दिन आता है, यानी कि 4 नवंबर 2024 की रात लगभग 11:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसने जो 2-3 दिन का समय दिया था, उस 2-3 दिन के समय में उसने बस ये जानने की कोशिश की थी कि घर के सदस्य कौन कहाँ रहता है, क्या कर रहा है, कौन कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा। इस तरह की जब उसने पूरी प्लानिंग कर ली थी, प्लानिंग करने के बाद 4 नवंबर 2024 की रात लगभग 11:30 बजे के आसपास मीरपुर रामपुर में उसकी जो ताऊ का एक मकान बन रहा था, और ताऊ जी उस वक्त वहीं सो रहे थे। 56 साल जिनकी उम्र होती है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता उनका नाम होता है। वो मच्छरदानी, यानी कि एक चारपाई पर मच्छरदानी लगी हुई थी, उस पर आराम से सो रहे थे। उनके पास जाता है, और पास जाने के बाद दाईं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड में वो 2 गोली मारता है। उनकी कनपट्टी पे 2 गोली लगती है, वो ढेर हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन तसल्ली के लिए उसने 1 गोली और चलाई, और वो सीने में गोली मारता है, और गोली मारने के बाद आराम से वो तसल्ली से बैठ जाता है। ताऊ के पास बैठकर आवाज़ लगा रहा था कि ताऊ ताऊ। जब लेकिन ताऊ की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है, तो वो समझ जाता है कि अब इनकी सांसें रुक चुकी हैं, थम चुकी हैं, अब कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं। ये पर्व था, दीपावली का पर्व चल रहा था। लोग अपने अपने घरों में पटाखे छोड़ रहे थे और आतिशबाजी कर रहे थे, इसलिए उन आतिशबाजी में यहाँ जो चलती हैं 3 गोलियाँ, उसका शोर पूरी तरह से थम जाता है। किसी को इस बात का एहसास नहीं होता। अब यहाँ से निकलता है, निकलने के बाद क्योंकि वो उसने अपने परिवार के जिन से वो सगे संबंधी होते हैं, जिनसे उनका नाता था, उनसे बिल्कुल पूरी तरह से उसने रिश्ता ख़त्म कर लिया था। चाहे वो अपना सगा भाई हो, चाहे उसकी बहन हो, चाहे वो दादी हो, या फिर उसकी अपनी खुद की महिला मित्र है। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, उससे भी उसने बातचीत करना बंद कर दिया था अक्टूबर 2024 से। और वो इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि वो जो आगे करने वाला था उसकी प्लानिंग का हिस्सा था, और इसके लिए लगातार वो एक रिसर्च कर रहा था कि अगर वो कत्ल करता है तो कैसे बचेगा और कैसे वो फंस सकता है। एक छोटे से छोटे पॉइंट के बारे में बात कर रहा था। यहाँ से निकलता है, उसके पास मोबाइल नहीं होता। उसकी नज़र पड़ती है एक डिलीवरी बॉय के पास। वो उसे रोकता है, रोक कर कहता है कि भैया आपकी मदद चाहिए। उसको एक ऑटो करना है, और इसलिए उसके पास कोई मोबाइल है नहीं, उसका मोबाइल जो है वो बंद है, आप मेरी मदद कर सकते हैं। डिलीवरी बॉय ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे इस मोबाइल से ऑटो बुला सकते हैं, मंगवा सकते हैं। उसने ऑटो के लिए कॉल की, ऑटो वाला आ जाता है, और उसके बाद फिर ऑटो इसे लेके मीरापुर रामपुर से सीधा भिकारीपुर लेके जाता है। भिकारीपुर से लहर तारा की तरफ जाता है, और लहर तारा से कैंट की तरफ जाता है। वो कैंट पर जाकर इस विशाल उर्फ बिक्की को वहाँ छोड़ देता है ऑटो वाला। यहाँ से फिर एक और ऑटो पकड़ता है। ऑटो पकड़ने के बाद वो भदेनी में जाता है। भदेनी में जहाँ के उसके ताऊ जी की एक बड़ी आलीशान बिल्डिंग होती है, जिसमें लगभग 40 से ज़्यादा परिवार किराए पर रहते हैं। बताया जाता है कि लगभग 10 लाख से ज़्यादा रुपये महीने का किराया भी उसको आता है। रात 2 बजे के आसपास वहाँ पहुँचता है, पीछे वाले रास्ते से, क्योंकि उसे मालूम था कि कहाँ कहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यदि वो सीसीटीवी कैमरे की नज़र में आएगा तो देखा जाएगा और पकड़ा जाएगा। इसलिए वो बचता हुआ सीसीटीवी कैमरों से, पीछे के रास्ते से, जो 5 मंजिला इमारत होती है, सबसे टॉप पर जाकर आराम से लेट जाता है। रात लगभग 2 बजे के आसपास पहुंचा था। सुबह की जब 5:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, तो उसे पता चलता है, क्योंकि उसने पहले से रिसर्च किया हुआ था कि उसकी ताई जी कब उठेंगी और वो कब जाकर समर सेविल के लिए नया ताज़ा पानी भरेंगी। तो सुबह 5:30 बजे के आसपास उसकी जो ताई जी होती हैं, जिनका नाम नीत
नीतू होता है, उम्र 45 साल के आसपास होती है। जैसे उन्होंने समरसेबिल चालू करने के बाद और वो इधर उधर टहल रही थी, उनके पास जाता है और एक के बाद एक 4 गोलियां मारता है उनके सीने में और उनके सर में। जब गोली मार देता है, ये नीचे वाले फ्लोर पे होती हैं, तो उसे तसल्ली हो जाती है। उसके बाद फिर वो ऊपर जाता है। अब उसके जो एक भाई है शुभेंद्र, जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास होती है, उसके पास जाता है। तो वो उसका जो भाई होता है शुभेंद्र, वो सोया हुआ था आराम से इत्मीनान से। तभी वो जब गोली चलाता है तो 2 गोली मारता है और जब गोली की आवाज़ चलती है तो नमनेंद्र, क्योंकि उसके बहुत करीब में था, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास होती है, वो नमनेंद्र जो लगातार उसके साथ मारपीट करता था अपने पिता के लेकर, पिता के साथ अपने ही भाई को मारता पीटता था, वो जो उसकी आंखें खुल जाती हैं तो वो दौड़ने लगता है। अभी मौका पाते ही विशाल उर्फ विक्की ने सोचा कि यहाँ से ही भाग ना जाए, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाता। वो बाथरूम में जाकर छिप जाता है और अंदर से लॉक कर लेता है। तभी विशाल उर्फ विक्की उसके पीछे दौड़ता है और दौड़ते हुए जब बहुत तेज़ी के साथ उसमें दरवाजे में लात मारता है तो दरवाज़ा टूट जाता है। उसके बाद फिर वो अपनी आंखों से देखता है तो नमरेंद्र कुछ चिल्लाने की या चीखने की कंडीशन में था नहीं, वो बैठा हुआ थर थर काँप रहा था। और यहाँ एक के बाद एक उस पर 4 गोली चलाई जाती हैं। 2 गोली इसके सर में मारी जाती हैं, 2 गोली इसके सीने में मारी जाती हैं और यहाँ पर वो चौथी हत्या कर देता है। 5वीं और आखिरी हत्या जो होनी थी वो उसकी ताई जी की बेटी यानी कि तहेरी बहन, जिसका नाम गोरांगी होता है, उम्र जिसकी 17 साल के आसपास होती है। वो इस शोर शराबे में, वो इस गोलियों की आवाज़ों में इसलिए नहीं उठ पाती क्योंकि दीपावली का जो पर्व चल रहा था, लोग रात में भी पटाखे वगैरह छोड़ रहे थे और उन पटाखों के शोर में ये वाला शोर जो था वो थम जाता है। अपनी बहन के पास जाता है और 2 गोलियां उसको भी मार देता है। मारने के बाद पास में ही एक कमरा और होता है, वहाँ पर उसकी दादी शारदा देवी वो भी लेटी हुई थी, लेकिन वहाँ तक कोई पता नहीं चल पाता। अक्सर वो बीमार रहती हैं कि ये यहाँ घर में कत्ल हो चुका है और वो आराम से यहाँ से निकल जाता है, यानी कि मुँह धोता है, कपड़े बदलता है और ऐसा रूप बनाता है जैसे एक मजदूर का भेष होता है। दरअसल उसने अपने बैग को कुछ आगे लटकाया, चेहरे पर उसने अपने मुड़ासा जैसे बांधा और वहाँ से निकल जाता है। BHU के एक CCTV कैमरे में वो कैद हो जाता है क्योंकि एक रात पहले वो वहीं पर उसके परिसर में जाकर सोया था। यहाँ से मुगल सराय पहुँचता है, मुगल सराय से ट्रेन पकड़ता है पटना के लिए। कुछ दिन पटना में रहता है, यहाँ से फिर जाता है कोलकाता और कोलकाता रेलवे स्टेशन पर कुछ दिन सोता है। यहाँ पर हुगली जो नदी होती है, नदी में वो दोनों पिस्टल को और जो बचे हुए कारतूस थे उन्हें बहा देता है क्योंकि उसके पास लगभग 40 के आसपास कारतूस बताए जाते हैं और उसने इन हत्याओं को करने में 15 कारतूसों का इस्तेमाल किया था। यहाँ से फिर मुंबई के लिए रवाना हो जाता है और मुंबई जब जाता है तो जाकर वहाँ भी जाके छुप जाता है। लेकिन 5 हत्याओं से पूरा बनारस, पूरा उत्तर प्रदेश दहल जाता है। पुलिस के लिए ये बड़ा चुनौती वाला विषय था, आखिरकार कत्ल किसने किए, क्यों किए हैं। पुलिस ने जब एक एक हिस्ट्री को खंगालना शुरू किया है तो बस पुलिस की जो जांच थी साल 1997 में, यानी कि सबसे 27 साल पहले जो उसके लड़के के माता और पिता की हत्या होती है, साथ ही कुछ वक्त पहले उसके दादा की जो हत्या होती है, और इस हत्याओं को लेकर उसे जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो ये डोर आकर रुक जाया करती थी विशाल उर्फ विक्की पर। और उसका जो भाई होता है जिसका नाम प्रशांत उर्फ जुगनू होता है, जब वो 2.5 साल का था तब ताऊ की गोली से उसको 2 गोलियां लगी थी। उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच जाता है। अब पुलिस ने जब जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो 336 घंटे के CCTV कैमरे खंगाले गए, तब जाके एक फुटेज पुलिस के हाथ लगी थी। साथ ही 5 लाख से ज़्यादा मोबाइल खंगाले गए, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार कातिल पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहाँ छिपा हुआ है। ना तो वो कोई ATM कार्ड इस्तेमाल कर रहा था, ना ही कोई मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, ना ही वो किसी के संपर्क में था। आखिरकार पुलिस तो करे तो क्या करे, लेकिन पुलिस ने दिन और रात एक कर दिए थे, लेकिन दिन रात एक करने में भी पुलिस को 3 महीने का समय लग जाता है। बताया जाता है कि फरवरी 2025 में आखिरकार कातिल गिरफ्तार कर लिया जाता है, पकड़ा जाता है। और पकड़ने के पीछे ये वजह होती है कि वो अपने छोटे भाई जिसका नाम प्रशांत कुमार गुप्ता उर्फ जुगनू होता है, उसके वो संपर्क में था। पुलिस ने जब उसको बारीकी से खंगालना शुरू किया है तो पता चलता है कि उसने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक फर्जी फेक आईडी बनाई हुई थी। जब भी पुलिस जांच करती थी तो उसकी ओरिजिनल आईडी को देखती थी, जो उसने फेक आईडी बनाई हुई थी वो फेक आईडी के पास तक पहुंच नहीं पाती थी। और वो जो लड़का था अपने जो भाई से बात कर रहा था, वो फेक आईडी के मैसेंजर से बातचीत कर रहा था या इंस्टा के फेक आईडी से वो बातचीत करता था। उधर जो इसे 2022 से लेकर 2024 तक का जो वक्त मिला है 2-3 साल का, उस 2-3 साल के वक्त में उसने लगभग 5 मोबाइल सिम कार्ड निकाले थे। और सिम कार्ड वो उसके अपने खुद के नाम से नहीं थे बल्कि अन्य लोगों के नाम से थे और उन्हें लगातार वो चला रहा था। इस बीच में जो उसने पूरा रिसर्च किया था तो उसे समझ गया था कि अगर मैं लोगों के संपर्क में रहूँगा तो वो लोग परेशान हो सकते हैं, इसलिए उसने बहन से अपना पूरी तरह से संपर्क तोड़ लिया था। भाई के संपर्क में था लेकिन मैसेंजर और इंस्टाग्राम की आईडी जो फेक आईडी बनी हुई थी,
गर्लफ्रेंड से उसने अक्टूबर से ही बिल्कुल पूरी तरह से नाता तोड़ लिया था, क्योंकि वो उसे किसी भी मसले में, किसी पचड़े में वो फंसाना नहीं चाहता था। लेकिन कहते हैं कि कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, और कत्ल करने के बाद वो कोई ना कोई गलती कर जाता है। गलती यही था कि वो अपने भाई के संपर्क में था। पुलिस ने उसके भाई को भी पकड़ा, साथ ही इस कातिल को भी पकड़ा और गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। जब उससे पूछा जाता है कि तुमने आखिरकार अपनी बहन और अपने जो छोटा भाई होता है जिसकी उम्र 15 साल होती है, आखिरकार तुमने उनकी हत्या क्यों की या अपनी ताई की हत्या क्यों की, तो वो कहता है कि जब उसके पिता की हत्या की जा रही थी तब वो मौके पर था, और जब ताऊ से मार रहे थे उसके पिता को तो वो ये चश्मदीद होता है। भविष्य में वो नहीं चाहता था कि इस कहानी को जब वो बड़े हो जाएंगे तो ये छोटे भाई बहन फिर बड़े होकर उससे बदला लें, इसलिए वो इस कहानी का अंत हमेशा हमेशा के लिए करना चाहता था। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ ये भी आ सकता है कि जो ये व्यक्ति होता है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, दरअसल उसने 2 शादियां की थी। पहली शादी जो होती है पश्चिम बंगाल के रहने वाली एक महिला होती है, उसको एक बेटा होता है। अक्सर पत्नी से विवाद होता है, लेकिन वो अपने बेटे के साथ हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के चली जाती है। और जब वो अपने भाई और अपने पिता की हत्या करता है, उसके बाद वो कुछ दिन जेल में रहने के बाद वापस आता है, तो उसके ही घर में एक रहने वाली किराएदार महिला होती है जिसका नाम नीतू होता है। नीतू से वो प्रेम विवाह कर लेता है और अभी उसका एक अंश अभी बाकी है, क्योंकि पहली पत्नी का जो बेटा है वो शायद कलकत्ता में कहीं रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस कहानी में एक नया मोड़ फिर आए, कहानी ये फिर से दोहराई जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कोई भी अपराध करने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि अपराध करने वाला चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो देर से देर जरूर पकड़ा जाता है। इस कहानी में भी ऐसे ही होता है, और इस कहानी नहीं, हर कहानी में ऐसा ही होता है। जाते जाते रकीब खान हैं, इमरान शेख दिल्ली से हैं, और अलीगढ़ से मनवीर सिंह हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही सलमान हैं, उनके साले हैं सलमान अहमद, उनकी शादी की सालगिरह 9 फरवरी को होती है। इनके शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रफुल्ल कुमार हैं जो जसपुर छत्तीसगढ़ से हैं, उपेंद्र यादव बिहार से हैं, वर्षा वर्मा झारखंड से, आजमगढ़ से चिरंजीव गौतम, पंजाब से सतवीर कुमार, अमेठी से कृष्ण यादव, रामपुर से मोहित कुमार, कोरबा से रेखा देवी, सऊदी अरब से मोहम्मद असीम, और इब्राहिम भाटी, विशाल कुमार महतो बिहार से हैं, विक्रम चारखी हरियाणा से, नईम नसीम नीलू अंसारी अनूप शहर से, राजेंद्र साहू राजस्थान से, सुधीर चौरसिया बिहार से, डॉक्टर मोनू सैफ़ी अलीगढ़ से, और नौरत्न सैनी राजस्थान से, और हेमंत राजन बिहार से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।